मिस्टर सिब्बल, इस लड़के के लिए एनएसए क्यों? इस आदमी के खिलाफ प्रतिरोध क्यों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के इस सवाल पर कपिल सिब्बल का जवाब आता है। देखिए वह क्या कर रहा है। वह फर्जी वीडियो बनाकर कह रहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले हो रहे हैं, उसके 60 लाख फॉलोअर हो गए हैं। वह एक राजनीतिज्ञ है, वह चुनाव लड़ चुका है, वह पत्रकार नहीं है। शुक्रवार यानी 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप के मामले में जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमिलनाडु की तरफ से प्रस्तुत कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं, उनके बीच ये बातचीत हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह सवाल किया कि आखिर इस आदमी पर एनएसए क्यों लगाया गया है, जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी और इसके अलावा बिहार के वकील ने भी अपनी बात रखी। बिहार के वकील का कहना था कि आदतन अपराधी है, उसकी हरकतें सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है, उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं जिसमें 307 की भी धारा है। मनीष कश्यप के वकील ने भी अपनी बात रखी और एनएसए का विरोध किया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें कहा है कि आप अपने याचिका को संशोधित करके फिर से दायर करें ताकि उसमें एनएसए का मुद्दा भी शामिल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनएसए के मामले में तमिलनाडु से जवाब तलब किया है कि आखिर एनएसए क्यों लगाया गया है और इस मामले की सुनवाई 28 अप्रैल के लिए तय की गई है। अब इसमें तमिलनाडु को जवाब देना होगा कि किस आधार पर मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लगाया गया है, क्योंकि एनएसए लगाने का कोई ठोस आधार अवश्य होना चाहिए। इस मामले में पहले ही मदुरई के पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद कह चुके हैं कि मनीष कश्यप को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को यह भी साफ किया कि राज्य सरकार को यह कहा कि कश्यप को मदुरई जेल से दूसरी जेल में नहीं ले जाया जाए, क्योंकि उसके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट के कथित मामले को लेकर के जो वीडियो वायरल हुए थे और उस मामले में मनीष कश्यप को के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे और 18 मार्च को मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तब से लेकर के तमिलनाडु और बिहार में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए, लेकिन 5 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की गई तो 6 अप्रैल को मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में एनएसए लगा दिया गया और उसके बाद से एनएसए के तहत वो हिरासत में है। 28 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि तमिलनाडु पुलिस ने किस आधार पर मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लगाया है, क्या क्या उसमें तकनीकी आधार है, क्या ठोस आधार है या केवल आधारहीन बातों पर एनएसए लगाया गया है। ये 28 तारीख को होने वाली सुनवाई में और तमिलनाडु सरकार के जवाब में ये चीजें स्पष्ट होंगी। साथ ही ये भी तय होगा कि मनीष कश्यप पर जितने मामले अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में जो इस संबंध में केस दर्ज हुए हैं, उन सबको क्लब करके एक साथ करके एक जगह सुनवाई होगी या नहीं होगी, यह बात भी उस दिन तय हो सकती है। मनीष कश्यप का मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है। बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी दलील रख रहे हैं और मजबूती के साथ दलील रखते हुए किसी भी हाल में मनीष कश्यप को हिरासत में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर सुनवाई के दौरान 21 अप्रैल को जो बातें हुई, जो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मैंने देखी, उससे ये साफ लग रहा है कि तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार मनीष कश्यप को पत्रकार की तरह नहीं, एक पॉलिटिशियन की तरह देख करके और ट्रीट कर रही है और इसी आधार पर उनसे बताया जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये सारी बातें हुई है और इसलिए एनएसए लगाया गया है। अब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि तमिलनाडु सरकार किस आधार पर, लेकिन कपिल सिब्बल ने जो जवाब दिया, ये देखिए क्या कर रहा है, फर्जी वीडियो फैला रहा है, ये पत्रकार नहीं है, ये पॉलिटिशियन है, ये चुनाव लड़ चुका है, क्या इसी आधार पर एनएसए लगाया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इतर मैं एक सवाल करता हूं, क्या पत्रकार को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? क्या कई पत्रकार आज राजनीतिज्ञ के तौर पर अपने आप को देश में स्थापित करके नहीं बैठे हैं? क्या राजनीतिक के तौर पर, क्या राजनीतिक गतिविधियों, सक्रियता के संबंध में कुछ बोलना राष्ट्रद्रोह हो जाता है? अगर कोई पत्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ बोलता है तो वो क्या राष्ट्रद्रोह हो जाता है? क्या कोई पत्रकार कभी चुनाव नहीं लड़ सकता और यदि चुनाव वो लड़ जाता है तो उसकी पत्रकारिता वहीं खत्म हो जाती है? एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पत्रकार कौन है और पत्रकार का निबंधन कौन करता है, कौन ये मान्यता देता है कि पत्रकार कौन है और कौन नहीं? मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि वकालत में जैसे डिग्री हासिल करने के बाद कोई सीधे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल से या संबंधित जो भी संस्था है उससे निबंधन कराना पड़ता है। इसके बाद वो निजी स्तर पर हो, कंपनी के स्तर पर हो या सरकारी स्तर पर हो, वकालत कर सकता है, अन्यथा वो वकालत नहीं कर सकता है, उसकी वकालत को मान्यता नहीं दी जा सकती। क्या इस तरह की कोई संस्था है जो किसी विद्यार्थी की पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद ये निबंधन दे कि ये पत्रकारिता कर सकता है और इसका निबंधन संख्या ये है और वो चाहे स्वतंत्र पत्रकारिता करे या फिर किसी संस्थान के साथ जुड़ करके पत्रकारिता करे? इस बात को कौन तय करेगा? मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस की पढ़ाई की हो और एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद
संबंधित संस्था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे उसे लाइसेंस देती है? क्या पत्रकारिता के लिए कोई ऐसी संस्था है जो निबंधन देती हो, और क्या सभी पत्रकारों को इस तरह के निबंधन की सुविधा मिल रही है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कभी इस बात को तय किया है कि जो विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करते हैं और उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो वो पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अपनी डिग्री के साथ एक आवेदन दे और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास वो आवेदन भेजे और उन्हें एक निबंधन मिले, ताकि वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सके या किसी संस्थान के साथ पत्रकारिता कर सके? पत्रकारिता करने के लिए यदि किसी संस्थान के पास जाता है तो उसे अपना वो निबंधन संख्या दिखाना पड़े। ये व्यवस्था क्यों नहीं बनती है, ताकि यदि निबंधन प्राप्त व्यक्ति कोई पत्रकारिता के आधार पर कोई बात करता है तो उसे कोई चैलेंज नहीं कर सके कि हाँ आप पत्रकार नहीं है। लेकिन इस देश में इस व्यवस्था को नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? इसके पीछे भी उन संस्थानों की ही भूमिका है जो नहीं चाहते हैं कि निबंधित पत्रकारों की संख्या हो या पत्रकारों की जो स्थिति है वो सुदृढ़ हो। अगर निबंधित पत्रकार होते हैं तो उन्हें वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो अलग अलग आयोग के माध्यमों से या सिफारिशों के माध्यम से देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऐसा देखते हैं, इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो देश में कार्यरत चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लगभग संस्थानों में 70 से 80% जो पत्रकार कार्यरत हैं वो पत्रकार नहीं रह जाएंगे। उनके पास कोई निबंधन आपको नहीं मिल सकता है। और समय समय पर इस तरह की बात सामने आई भी है। जब पत्रकार को मान्यता देने की बात आती है, एक्रेडिटेशन की बात आती है, तो संस्थान प्रबंधन इससे पीछे हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप किसको पत्रकार कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। पत्रकारिता संविधान के उसी शक्ति के तहत पत्रकारिता की जाती है जो बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसी अधिकार का उपयोग एक आम नागरिक, जो देश का आम नागरिक है, वो भी कर सकता है और एक पत्रकार भी कर सकता है। पत्रकार को आपने यदि निबंधित नहीं किया है, उसे पत्रकार के तौर पर एक आधिकारिक पहचान नहीं दी है, तो वो अलग से पत्रकार है या नहीं है, इसकी पहचान कौन करेगा और किस अधिकार से करेगा? मनीष कश्यप के मामले में वो दोषी है या निर्दोष है, ये न्यायालय का विषय है। लेकिन एज पत्रकार होने के नाते मेरा ये कंसर्न है, मुझे ये बात सालती है, समझ में नहीं आती है कि उस प्रकरण के बाद जिस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया अलग अलग राय को लेकर के पत्रकारिता के वैरायटी को जो है चैलेंज करते हैं, तो वो लोग मिलकर के ये चीजें तय क्यों नहीं कर पाते हैं या क्यों नहीं इस बात पे जोर दे पाते हैं कि पत्रकार कौन है कौन नहीं है, इस बात की एक रेखा खींची जाए और इसके लिए क्या मापदंड तय किया जाए। 10-11 साल पहले जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंड काटजू थे, उस समय उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और पत्रकार के लिए मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होगी ये तय करने के लिए। उसकी रिपोर्ट मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए है, यदि आप देखेंगे राज्य इकाई या केंद्र इकाई के पास चंद लोगों को ही एक्रेडिटेशन प्राप्त होता है। अगर एक जिले में मान लीजिए कि 100 पत्रकार हैं विभिन्न संस्थानों को मिलाकर के, तो उसमें आप समझ सकते हैं 10-5 लोगों को ही मान्यता प्राप्त होती है। यानी कि एक्रेडिटेशन कमेटी जो है राज्य की या केंद्र की, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस ब्यूरो है, उसके माध्यम से जो है प्राप्त होती है। तो उस स्थिति में बाकी के जो लोग वर्षों से कार्यरत हैं, क्या वे पत्रकार की श्रेणी में नहीं है? और ऐसा देखने में आता रहा है, जब वैसे पत्रकारों को मान्यता देने की बात होती है, एक्रेडिटेशन की बात होती है, तो संस्थान हाथ पीछे खींच लेती है। उस स्थिति में आप पत्रकार की पहचान कैसे करेंगे? मनीष कश्यप के मामले में दोषी या निर्दोष वो न्यायालय का अपना ये मामला है, वो तथ्यों का आधार पर है। लेकिन न्यायालय को इस मामले के साथ ही एक माइलस्टोन तय करना चाहिए, एक माइलस्टोन जजमेंट करना चाहिए और उसमें ये गाइडलाइन बनवाने की भी जो है बात होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों से पत्रकारिता को भी चोट पहुंचता है, पत्रकारों की पहचान पर भी चोट पहुंचता है, उनकी पहचान पर भी संकट होता है। इसलिए इस मामले के बहाने ही सही सुप्रीम कोर्ट के पास एक अच्छा मौका मैं समझता हूं है।